आप में से ज्यादातर ने कभी न कभी भूकंप के झटके जरूर महसूस किए होंगे। हम झटके न सही, भूकंप के बारे में देखा सुना तो आप सभी ने होगा। आप में से ज्यादातर ने कभी न कभी ये जानने की उत्सुकता भी हुई होगी कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? हुई थी ना? तो आज हम यही बात करेंगे कि आखिर ये भूकंप आते क्यों और इनसे जो नुकसान होता है वो क्यों होता है, किस तरह होता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहीं भी रहते हो, आपने अपने आस पड़ोस में भूकंप के खतरे के बारे में, विगत में आए भूकंपों के बारे में सुना पढ़ा जरूर होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं। और सच मानिए, भूकंप के बारे में अभी हाल तक हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। हम भूकंप से कहीं ज्यादा दूसरे ग्रहों के बारे में जानते हैं। और अगर भूकंप के कारणों की बात करें तो 1906 में 18 अप्रैल 1906 को सुबह 5 बजे के आसपास सैन फ्रांसिस्को में एक भारी भूकंप आया, जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे 7.9 के बराबर था। इसमें जो नुकसान हुआ उसके बारे में आप अंदाज इससे लगा सकते हैं। तो मैक्राली स्केल है, उस पे जो इसकी इंटेंसिटी थी वो 11 तक थी। मतलब कि ज्यादातर जो अच्छे बने घर थे वो टूट गए थे, ध्वस्त हो गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस भूकंप को, सैन फ्रांसिस्को भूकंप के बाद लगी आग के लिए जाना जाता है। इसमें जितना नुकसान भूकंप से नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आग के कारण हुआ। कई दिनों तक भूकंप के बाद ये आग बुझाई नहीं जा सकी और इस भूकंप में 30,000 के करीब लोग मारे गए। इस भूकंप के बाद एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, हेनरी फील्डिंग रीड। उन्होंने जो सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक आया उसके आने के 50 साल पहले तक जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है उस पे जो मोशन हो रहा था, डिफॉर्मेशन हो रही थी, उसकी स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि पिछले 50 सालों में 3.2 मीटर्स का डिफॉर्मेशन इस फॉल्ट के अलोंग हुआ है। तो उन्होंने एक थ्योरी प्रोपाउंड की जिसे आज हम इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि फॉल्ट के अलोंग जो मोशन हो रहा है वो धीरे धीरे होता है। इसमें जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो स्ट्रेन एनर्जी इसमें जमा होती रहती है और ये फॉल्ट के दोनों ओर की जो रॉक्स हैं ये एकदम से टूटती नहीं है, ये इलास्टिकली मूव करता है दोनों तरफ। और जब इलास्टिक रिलीज ऑफ स्ट्रेन है, अचानक से ये जो चट्टाने हैं ये टूटती हैं और रिबाउंड करती हैं अपनी जगहों पे, तब भूकंप आता है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि फॉल्ट के अलोंग जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, मोशन हो रहा है, उसमें रॉक्स के अचानक टूटने के कारण एक लिमिट के बाद जब ये जो स्ट्रेन एनर्जी जमा हो रही है ये रॉक्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाती है, तो अचानक रॉक्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती हैं। तब एनर्जी जो है, स्ट्रेन एनर्जी, वो रिलीज होती है और इसकी वजह से भूकंप आता है। अब पृथ्वी के अंदर जहां पर ये स्नैपिंग हो रही है या चट्टाने टूट रही हैं, उस जगह को हाइपोसेंटर कहा जाता है। और उस हाइपोसेंटर को और पृथ्वी को, केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन है वो जहां पर अर्थ के सरफेस को इंटरसेक्ट करती है उस जगह को एपिसेंटर कहते हैं, भूकंप का अभिकेंद्र कहते हैं। और ये अभिकेंद्र हाइपोसेंटर से सबसे नजदीक होता है, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, यहाँ पर नुकसान की संभावनाएं ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाते हैं नुकसान कम होता है। और भूकंप के बाद जब आप पूछते हैं, जब आप भूकंप की सूचना आपको मिलती है तो आप जो सबसे पहला सवाल करते हैं कि कहाँ आया भूकंप, उसके जवाब में आपको जो उत्तर मिलता है वो भूकंप का अभिकेंद्र होता है। वो पृथ्वी में वो जगह है जिसके नीचे चट्टानों का मोशन हुआ, जिस जगह पर एनर्जी रिलीज हुई। और जो नुकसान होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई और पृथ्वी से कितनी डेप्थ पर रिलीज हुई। अगर शैलो अर्थक्वेक है तो ज्यादा नुकसान होगा, डीप अर्थक्वेक है तो नुकसान अपेक्षाकृत कम होगा। परंतु जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम मेजर करते हैं, जिसे हम आज रिक्टर स्केल बोलते हैं।
और ये दर्शाता है कि कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई। और ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल मतलब log of 100 would be 10 raised to power 2 log 10। तो अगर हम 2 से 3 पे जाएं तो एम्पलीट्यूड 10 गुना बढ़ जाएगा, 3 से 4 में जाएं तो फिर 10 गुना बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, और जो एनर्जी रिलीज होगी करीब करीब 32 गुना बढ़ जाएगी। यानी हम 6 से 8 में जाएं तो हमारी जो एनर्जी रिलीज है वो करीब करीब 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम इस स्केल पे 0.2 मैग्नीट्यूड ऊपर जाए तो हमारी एनर्जी डबल हो जाएगी। 0.2 पे डबल हो रही है, 0.4 ऊपर जाए तो 4 गुना हो गई, 0.6 पे 8 गुना, 0.8 पे 16 गुना, और अगला पूरा अगर हम चले जाए तो 32 गुना एनर्जी एक मैग्नीट्यूड से दूसरे मैग्नीट्यूड पे बढ़ जाएगी। और कई बार आपने इंटेंसिटी के बारे में सुना होगा। इंटेंसिटी का तात्पर्य है कि कितना नुकसान हुआ या भूकंप के प्रभाव कितने हुए, और इसे हम मैक्राली स्केल में नापते हैं। एमएमआई स्केल आपने सुना होगा। जैसा कि हमने कहा कि जो मैग्नीट्यूड नापने का स्केल है या परिमाण नापने का स्केल है वो रिक्टर स्केल है, उसकी कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसके विपरीत जो इंटेंसिटी नापने का स्केल है ये बड़ा सब्जेक्टिव स्केल है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे किस तरह के प्रभाव पड़े, कहाँ पे बिल्डिंगें एकदम ध्वस्त हो गई, कहाँ पे लोगों ने महसूस किया, कहाँ पे नहीं किया, और उसके आधार पे बताते हैं कि कितनी इंटेंसिटी थी। और ये जो मैक्राली स्केल है इसे हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं 1 से 12 तक। अगर इंटेंसिटी 1 है तो कुछ ही लोग उसे महसूस कर पाएंगे, इंटेंसिटी 2 है तो कुछ लोग जो कि भवन के ऊपर की मंजिलों में है वो उसे महसूस कर पाएंगे, और असली डैमेज जो इसमें शुरू होता है वो 5 से शुरू होता है। और अगर हम 11 पे देखें तो 11 पे जो अच्छे बने भवन है वो डैमेज हो जाएंगे, और 12 पे लैंडस्केप चेंजेस होंगे। तो हमने बात की कि भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप इलास्टिक रिबाउंड के कारण आते हैं। जो हमारे फॉल्ट्स हैं उनके अलोंग जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी जमा हो रही है वो अचानक रिलीज होती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। जहां पर ये चट्टानें टूटती हैं उस जगह को हाइपोसेंटर, उसके वर्टिकली ऊपर जो जगह है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। जो हम एनर्जी रिलीज की बात करते हैं वो हम रिक्टर स्केल में नापते हैं, और रिक्टर स्केल में जो एनर्जी है वो हर जगह बराबर रहेगी। हम कहीं भी नापें एनर्जी अगर एक्स रिलीज हुई है तो वो सब जगह एक्स होगी, परंतु इसके जो प्रभाव हैं जो हम इंटेंसिटी की बात करते हैं मैक्राली स्केल में वो दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक बल्ब की बात करें, 60 वॉट का बल्ब जल रहा है, हम कहीं से भी ऑब्जर्व करें वो 60 वॉट का ही रहेगा, परंतु जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे उसका ल्यूमिनेसेंस, उसकी जो रोशनी है कम होती जाएगी। ठीक इंटेंसिटी की तरह है। इंटेंसिटी अभी केंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होती रहेगी, मगर मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो यहाँ की गई बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।